हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज निकी। आज हम वैदिक एज या वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में अर्ली वैदिक एज को कंप्लीट किया था। हमने अर्ली वैदिक एज की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और उसका धार्मिक जीवन को देखा था। तो आज हम इसी तरीके से जो लेटर वैदिक एज है, जो उत्तरी वैदिक एज है, उस टाइम की हम राजनीतिक विशेषताएं देखेंगे, सामाजिक विशेषताएं देखेंगे, आर्थिक विशेषताएं देखेंगे और धार्मिक विशेषताएं देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो वेदंगास थे वो क्या थे, कितने थे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो 6 फिलोसफिकल स्कूल्स थे इंडिया के वो कैसे थे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1000 बीसी से 600 बीसी। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्र देख लेते हैं कि इस समय पे जो वैदिक लोग थे वो कहाँ तक रहते थे। तो हम देखते हैं कि ये लोग उस टाइम पे सरस्वती नदी से गंगा नदी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। हमें गंगा नदी का जो रीजन था उसका नाम मध्य देश लिखा हुआ मिलता है। जो वेदास हैं, हमें गंगा नदी वाले रीजन का नाम मिलता है मध्य देश। मतलब जो उनका रीजन था उसको बोला जाता था मध्य देश। मतलब कि इंडस वाले रीजन से, सिंधु नदी वाले रीजन से वो लोग ईस्टर्न इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मणा जो यजुर्वेद का पार्ट है, शतपथ ब्राह्मणा यजुर्वेद का पार्ट है। इसमें क्या मिलता है कि जो वैदिक लोग थे ना, इन्होंने बिहार तक के जंगलों को साफ किया था ताकि वो लोग अपनी जो सेटलमेंट्स हैं उनको स्थापित कर सके अप टू बिहार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कौशिकी उपनिषद है इसमें क्या लिखा गया है। इसमें हमें सदर्न माउंटेन्स, मतलब कि जो दक्षिणी पर्वत हैं उनका वर्णन मिलता है। दक्षिणी पर्वत मतलब विंध्यास, इनका वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? कौशिकी उपनिषद में। अब हम देखते हैं जो ऐतरेय ब्राह्मणा है, ऐतरेय ब्राह्मणा में हमें इंडिया का 5 फोल्ड डिवीजन देखने को मिलता है। मतलब कि भारत को 5 वर्गों में बांटा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मणों में। जैसे कि प्राच्य, प्राच्य किसके लिए यूज किया गया है? पूर्व के लिए। उदिच्य, उदिच्य किसके लिए यूज किया गया है? नॉर्थ के लिए, उत्तर के लिए। ध्रुव मध्य मंडीज, ध्रुव मध्य मंडीज किसके लिए यूज किया गया? सेंटर के लिए। मतलब जो मध्य में भारत है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? ध्रुव मध्य मंडीज। प्रतिच्य, प्रतिच्य किसके लिए यूज किया गया है? पश्चिम के लिए। और तमिलहम, तमिलहम हमें नाम से ही पता चल रहा है ये किसके लिए यूज किया गया है? दक्षिण के लिए। मतलब हमें इन सोर्सेस से, इन साक्ष्यों से ये पता चलता है कि जो उत्तर वैदिक लोग थे वो कहां तक रहते थे। तो इन्होंने सरस्वती नदी से गंगा नदी तक शिफ्ट हुए, सदानीरा रिवर तक ये लोग शिफ्ट हुए, जिसको हम प्रेजेंट में गंडक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमें मिलता है कि जो कौशिकी उपनिषद है उसमें हमें दक्षिणी पर्वतों के बारे में वर्णन मिलता है। तीसरा हम देखते हैं कि जो ऐतरेय ब्राह्मणा है उसमें हमें भारत का 5 वर्गों में भाग हुआ मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन लोगों का राजनीतिक जीवन। तो देखिए, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो अर्ली वैदिक एज था या ऋग वैदिक एज था, उस टाइम पे स्टेट का कंसेप्ट नहीं था।
ठीक है। लेकिन जो ये उत्तर वैदिक काल आया, लेटर वैदिक एज आई, इसमें हमें स्टेट का कंसेप्ट देखने को मिलता है। मतलब इस टाइम पे इनकी एक फिक्स टेरिटरी हो गई, इनकी पॉपुलेशन भी थी और इनके पास एक रूलर भी था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे राज्य उत्पन्न हो गए और ये लोग एक सेटल्ड लाइफ, मतलब एक स्थायित्व जीवन इन्होंने जीना शुरू कर दिया। सेडेंटरी लाइफ मतलब स्थायित्व जीवन, मतलब एक जगह पे ये लोग रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनका भी जो सबसे छोटी पॉलिटिकल यूनिट थी वो फैमिली थी। जब उसके बाद विस आ जाते हैं, उसके बाद जना आ जाते हैं और उसके बाद जनपद आ जाते हैं। तो देखिए फैमिली, विस, जना एंड देन जनपद। जो लास्ट क्लास में हमने देखा था ये सेम कंसेप्ट है। फैमिली के जो हेड होते थे उसको हम कुलापा बोलते थे, देन विशपति, और जो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट होती थी उसको बोला जाता था जनपद। मतलब ये थोड़ी एरिया वाइज लार्ज हो जाती थी, इसीलिए इसको जनपद बोला जाता था। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो मोनार्किकल सिस्टम था इन लोगों का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मोनार्किकल सिस्टम मतलब राजतंत्र, जो इनकी राजतांत्रिक व्यवस्था थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे जो राजा थे, जो रूलर्स थे, उनको पावर्स थी वो बढ़ गई थी, उनकी जो शक्तियां थी वो उनको ज्यादा मिल गई थी इस टाइम पे। इस टाइम पे ये लोग अश्वमेध सेक्रीफाइस ये सब करने लग गए थे। ठीक है, जैसे हम लोग रामायण में देखते हैं कि जो भगवान राम थे उन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया था ताकि जो उनकी पावर थी वो पूरे एरिया पे एस्टेब्लिश की जा सके। इस टाइम पे रूलर्स ने ये जो हवन था, ये जो सेक्रीफाइस था, ये करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे सभा और समिति, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सभा क्या होता है, समिति क्या होता है, विधत क्या होता है, गणा, परिषद, ये 5 टर्म्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। तो जिसका भी ये फर्स्ट लेक्चर है वो पहले लास्ट लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो देखिए सभा और समिति इस टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू रहे थे। इवन ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि इनको बोला जाता था ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। मतलब प्रजापति की 2 बेटियों के रूप में इसको वर्णित किया गया है। सभा और समिति इतनी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन हम देखते हैं विधत, विधत क्या करता था, जो वॉर बूटी होती थी, मतलब कि जो युद्धों से जो हमें सामान मिलता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, ये डिसअपियर हो गया। मतलब अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उत्तर वैदिक काल में। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इस टाइम पे जो युद्ध थे वो नहीं हो रहे थे। एक राजा होता था, वो अपनी एस्टेब्लिश कर लेता था, तो ज्यादा युद्ध नहीं होते थे इस टाइम पीरियड पे, इसलिए वॉर बूटी भी नहीं होती थी। अब वॉर बूटी नहीं है तो विधत का कोई काम नहीं रहेगा, इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन था जो वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब जो इनका मंत्रिमंडल था, वो अच्छे से इवॉल्व हो गया था। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमें 16 मंत्री देखने को मिलते हैं, 16 ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, रक्षण, भागदुग, बलि साधक, उग्र, ये हमें कुछ मंत्रियों के नाम वेदों से मिलते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इनका मंत्रिमंडल था वो प्रॉपरली डेवलप्ड था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनकी न्याय व्यवस्था थी या जो इनकी मिलिट्री थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। न्याय व्यवस्था का हमने लास्ट टाइम पे क्या देखा था कि अच्छे से कोई लॉज नहीं है, कोई भी कोडिफाइड लॉज नहीं है, जो भी रूलर का मन करता था वो वैसे पनिशमेंट दे देता था। तो सेम चीज उत्तर वैदिक काल में भी चली आ रही थी। सिमिलरली हम देखते हैं कि इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी उसमें भी कोई चेंज नहीं आया था। जैसे
कोई उनकी स्टैंडिंग मिलिट्री नहीं होती थी, मतलब कोई परमानेंट मिलिट्री नहीं होती थी। जो कॉमन मैन होते थे वही जब भी युद्ध की जरूरत पड़ती थी एज अ सोल्जर, एज अ सैनिक काम करते थे। और हम देख रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में, इस काल में तो युद्ध वैसे ही कम हो गए हैं, तो परमानेंट आर्मी की जरूरत ही नहीं थी। अब हम आगे देखते हैं कि जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था, जो इनकी कर व्यवस्था थी, वो अच्छे से इवॉल्व हो चुकी है। मतलब उस टाइम पे हम देखते हैं केवल एक ही कर लिया जाता था जिसको बलि के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि जो कर व्यवस्था है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो इस टाइम पे काफी ज्यादा कर लिया जाता था लोगों से। तो ये हो गया इन लोगों का राजनीतिक जीवन। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। तो देखिए, हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटेड थी, मतलब जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। हमें अर्ली अर्ली वैदिक एज में भी यही देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी थी, जो समाज था वो पुरुष प्रधान था। जो फैमिली थी वो कौन चलाता था? फादर की तरफ से चलता था। जो भी वंश होता था, जो रहना होता था, वो सब फादर की तरफ से ही आगे बढ़ता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी, जो समाज था उनका, वो कैसा हो गया था, मतलब जो सामाजिक ढांचा हमने लास्ट क्लास में देखा उसमें क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग दिस फेज। तो देखिए, हम उत्तर वैदिक काल का सामाजिक ढांचा देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अर्ली वैदिक एज में 4 वर्ण सिस्टम इवॉल्व हुआ। वर्ण सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। तो देखिए, जो ये वर्ण व्यवस्था थी अर्ली वैदिक एज में प्रोफेशन के बेसिस पे थी, मतलब वो लोग क्या काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पे अब प्रोफेशन चेंज होगा तो उनका वर्ण भी चेंज होगा। इवन एक पोइट्री में ये लिखा गया है कि एक फैमिली के अंदर 4 वर्ण के लोग रहते थे। अगर कोई रूलर का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय हो गया, अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर कोई व्यापार का कार्य कर रहा है तो वो वैश्य हो गया, और अगर कोई सर्वाइल काम मतलब सेवा करने का काम कर रहा है तो वो शूद्रास क्लास में आ गया। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जो ये वर्ण व्यवस्था थी ना, ये जन्म के आधार पे हो गई। मतलब जो वर्ण था वो जन्म के आधार पर फिक्स होने लग गया, मतलब पक्का होने लग गया। जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो उसी वर्ण का रहेगा, वो अपना वर्ण नहीं बदल सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अब ये वर्ण व्यवस्था है ये बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी और ये प्रेजेंट टाइम तक चलती आ रही है। तो जो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक ढांचा था वो इस तरीके से जन्म के आधार पर फिक्स हो गया था। अब हम देखते हैं, देखिए ये इसमें यही लिखा हुआ है कि जो वर्णा सिस्टम था वो रिजिड हो गया था, मतलब कि सख्त हो गया था। इस टाइम पे अपना वर्ण लोग नहीं बदल सकते थे।
और अगर बदल लेते थे तो उसको बहुत ही इंफीरियर, मतलब बहुत ही नीच भावना से, हीन भावना से देखा जाता था। अब हम देखते हैं कि जो विमेन की पोजीशन है वो कुछ हद तक जो महिलाओं की जो स्थिति थी वो कुछ हद तक थोड़ी सी कम हो गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन ये था कि जो उनको रिस्पेक्ट अर्ली वैदिक एज में मिलती थी वो लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी कम हो गई। मतलब कि महिलाओं का जन्म जो था वो कोई नहीं चाहता था, लेकिन अगर उनका जन्म हो जाता था तो उनको अच्छे से ही रखा जाता था। अब हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में हमें आश्रम सिस्टम की स्टार्टिंग मिलती है, और ये कहाँ देखने को मिलता है हमें? छंदोग उपनिषद में। ठीक है, आश्रम सिस्टम, 4 आश्रम्स होते हैं। बाल्यावस्था, युवावस्था, गृहस्थ जीवन और वनप्रस्थ। ठीक है, तो ये हम 4 आश्रम देखने को हमें मिलते हैं। तो ये हो गए इनकी सामाजिक जीवन। अब हम देखते हैं इन लोगों का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था? तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो कृषि थी, जो एग्रीकल्चर था, वो उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी थी। मतलब उनका मुख्य आर्थिक व्यवस्था जो थी वो कृषि पे आधारित थी। मुख्य आर्थिक व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल की थी वो कृषि पे आधारित थी। इस टाइम पे कृषि का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब कृषि उत्पादन उनके पास अधिक मात्रा में था। जब कृषि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तभी जो अन्य लोग हैं वो व्यापार में प्रवेश कर पाते हैं, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज कर पाते हैं। अगर एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, अगर कृषि उत्पादन ही ज्यादा नहीं होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी नहीं होगा ज्यादा। तो अब हम देखेंगे कि जो इस टाइम पे इंडस्ट्रीज थी, जो उद्योग थे या जो भी क्राफ्ट था उसका काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गया था, मतलब काफी ज्यादा विकास हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो व्यापार था वो भी बढ़ गया था। मतलब एटलीस्ट आंतरिक व्यापार तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इंटरनल जो व्यापार था, जो आंतरिक व्यापार था, वो काफी हद तक बढ़ गया था। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे कुछ कॉइन्स को यूज किया जाता था। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो व्यापार होता था अर्ली वैदिक एज में, उस टाइम पे ट्रांजैक्शन के लिए क्या यूज होता था? बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तुओं का लेन देन। लेकिन हम देखते हैं लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में, गोल्ड कॉइन्स जिसको निष्क बोला जाता था और सिल्वर कॉइन्स जिसको सतामना बोला जाता था, ये यूज होना स्टार्ट हो गए थे। ये गोल्ड कॉइन्स का नाम निष्का और सिल्वर कॉइन्स का नाम सतामना आप लोग प्लीज लर्न कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि अर्ली वैदिक एज में भी जो उनकी मेन पूंजी थी, जो उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूंजी थी, वो क्या थी? काउ। इस टाइम पे भी वही रही। और हम देखते हैं कि इन लोगों के पास कृषि की बहुता थी, सरप्लस था।
कृषि की बहुता थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इकोनॉमिक लाइफ, उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। अब हम क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन यानी रिलीजियस लाइफ। सो देखिए रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो अर्ली वैदिक लोग थे वो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रखते थे। वो लोग मेल गॉड्स की पूजा ज्यादा करते थे, वो लोग गाय की पूजा भी करते थे, और वो लोग एक टाइम पे एक ही भगवान की पूजा करते थे। तो अब उत्तर वैदिक काल में क्या अलग हुआ उस टाइम से, अब हम यह देखते हैं। तो देखिए जो प्रजापति ब्रह्मा थे वो मुख्य रूप से भगवान बन गए। उस टाइम पे मुख्य रूप से भगवान कौन थे, इंद्र, वरुणा, हमने ये नाम देखे थे, सूर्य, सावित्री, ये 4-5 नाम जो थे ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि ये मेन गॉड्स थे। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति ब्रह्मा जो थे वो उनके चीफ डीटी बन गए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस टाइम पे रिचुअल्स एंड सेरेमनीज कुछ होनी स्टार्ट हो गई। मतलब उस टाइम पे पूजा पाठ जो भी होता था वो इतना ज्यादा रिचुअल्स वगैरह नहीं होती थी, मतलब जो परंपराएं थी वो ज्यादा नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि इस काल में परंपराएं बहुत ज्यादा आ गई। ठीक है, अब परंपराएं आएंगी, बहुत ज्यादा पूजा होगी, बहुत ज्यादा हवन होंगे। तो हम ये भी देखेंगे कि जो पुजारी वर्ग था, जो प्रिस्टली क्लास थी, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट यही होगा, यस, कि जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी थे, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि स्पिरिचुअल आउटलुक था। स्पिरिचुअल आउटलुक मतलब लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद जीवन में ये लोग विश्वास रखते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इन लोगों में कुछ पेसिमिस्टिक एलिमेंट्स भी थे। पेसिमिस्टिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए पेसिमिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं कि नकारात्मक सोच, मतलब नेगेटिव। तो देखिए हम देखते हैं कि इन लोगों का क्या कंसेप्ट था कि जो जीवन है वो एंजॉय करने के लिए नहीं है, ये इनकी नकारात्मक सोच थी। तो अब हमने इनकी क्या देखा कि इन लोगों को मृत्यु के बाद जीवन में इनका विश्वास है, लेकिन ये नहीं मानते कि हमें जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। मतलब इन लोगों की नकारात्मक सोच है। तो ये इन लोगों का आर्थिक जीवन था। तो हम आगे देखते हैं वैदिक लिटरेचर। देखिए वैदिक लिटरेचर 1500 बीसी से 600 बीसी, मतलब पूरे वैदिक टाइम पीरियड का हम लिटरेचर देखेंगे तो इस टाइम पे हमें 4 वेदास देखने को मिलते हैं। 4 वेदास देखने को मिलते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। अब हम यह देखते हैं कि ऋग्वेदा के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है और अथर्ववेद क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेदा। तो देखिए जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट वेदा है। ओल्डेस्ट वेदा है, तभी तो इसने हमें अर्ली वैदिक लाइफ की जानकारियां दी थी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अर्ली वैदिक एज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वैदिक एज से, ऋग्वेदा से मिलती है। अब ऋग्वेदा से मिलती है तो सबसे पुराना वेद होगा। ठीक है, इसके अंदर हमें 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं, 10 मंडलास देखने को मिलते हैं एंड 1028 हिम्स देखने को मिलते हैं, मतलब मंत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम यह देखते हैं कि
जो पुरुष सुक्ता हिम्न ऑफ 10th मंडल कंटेन्स रेफरेंस ऑफ 4 वर्णास। देखिए ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब मैं आपको वर्ण सिस्टम पढ़ा रही थी अर्ली वैदिक एज का, उस टाइम पे मैंने इसका आपको रेफरेंस दिया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर है कि जो ऋग्वेदा के जो मंत्र होते थे उनको रिसाइट कौन करता था, उन पुजारियों का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। उन पुजारियों का क्या नाम दिया गया है, होत्री पृष्ठ। देखिए ये रहा होत्री पृष्ठ। और ये जो होत्री पृष्ठ वाला फैक्ट है ये CHSL 2023, CGL 2022, SSC स्टेनो 2023 इन 3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो ऋग्वेदा के जो मंत्र होते थे उसको रिसाइट या उसकी जो बोलते थे वो उन पुजारियों को क्या बोलते थे, उनको बोलते थे होत्री पृष्ठ। तो अब हम देखते हैं यजुर्वेदा। देखिए यजुर्वेदा जो था वो बुक ऑफ सैक्रिफाइसल प्रेयर्स था, मतलब कि सैक्रिफाइसेस कैसे देने हैं या जो भी पूजा पाठ होनी है उसमें कैसे बलिदान दिया जाता है या कौन से मंत्रों का उपयोग होना है, ये सब किसमें दिया गया था, यजुर्वेदा में। ठीक है, अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद को बोला जाता है बुक ऑफ चैंट्स, मतलब संगीत की किताब। संगीत के बारे में कहां पे गिवन है, सामवेदा में। और जो संगीत के जो भी मंत्र होते थे, जो सामवेद के जितने भी मंत्र होते थे उसको कौन रिसाइट करता था, उनका उच्चारण कौन करता था, उसको बोला जाता था उद्गात्री पृष्ठ। आपको 2 नाम याद रखने हैं, होत्री पृष्ठ एंड उद्गात्री पृष्ठ। नेक्स्ट इज अथर्व वेदा। तो देखिए अथर्व वेदा में हमें मैजिकल फॉर्मूलाज एंड कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस। मतलब क्या है कि इसमें हमें ये देखने को मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ना आज के टाइम में कि नजर लग गई है, नजर उतारनी है, ठीक है, तो इन चीजों से कैसे, इन चीजों का कैसे निवारण किया जाए, इन चीजों से कैसे ठीक किया जाए, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। मतलब जादू टोना, ये सब मैजिकल चार्म्स, ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। और जो वेदास थे इनकी लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज क्या थी वेदास की, संस्कृत। लैंग्वेज ऑफ वेदास क्या थी, संस्कृत। और देखिए जो ये लैंग्वेज थी वेदास की, ये 2022 के CHSL एग्जाम में पूछी गई है। तो जब लैंग्वेज पूछी गई है, ऋग्वेदा के बारे में ये पूछा गया है कि उसके जो हिम्स थे उनका कौन उच्चारण करता था, होत्री पृष्ठ करते थे, तो जो वेदास वैदिक लिटरेचर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी कौन से थे। हम इंडिया में देखते हैं 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो देखिए सबसे पहला हमें सांख्य देखने को मिलता है, जिसको फाउंड किसने किया था, कपिल मुनि ने किया था। दूसरा हमें योगा देखने को मिलता है, जिसके फाउंडर कौन है, पतंजलि। तीसरा हमें न्याय देखने को मिलता है, जिसके फाउंडर हैं अक्षपाद गौतम। चौथा स्कूल हमें देखने को मिलता है वैशेषिका का, इसके फाउंडर हैं उल्लूक कन्नड़। पांचवा स्कूल हमें देखने को मिलता है पूर्व मीमांसा, इसके फाउंडर हैं जेमिनी। देखिए जो ये स्कूल है और जो इनके फाउंडर गिवन है आपके सामने, ये SSC फेज 11 की एग्जाम में 2023 में पूछा जा चुका है। 28 जून 2023 को SSC फेज 11 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो पूर्व मीमांसा स्कूल है इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, तो जो लास्ट स्कूल है वो है वेदांता। वेदांता के फाउंडर कौन है, बद्रयायन। आपको इन स्कूल्स को डिटेल में नहीं करना है कि एक स्कूल की फिलॉसफी क्या थी, दूसरे स्कूल की फिलॉसफी क्या थी, लेकिन आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि एक स्कूल है उसका फाउंडर कौन था। तो ये जो 6 स्कूल्स, जो 6 फिलोसफिकल स्कूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके फाउंडर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए।
अब हम देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक 6 वेदंगास। देखो वेदंगास का मतलब क्या होता है? लिम्स ऑफ वेदास, मतलब वेदों की शाखाएं। इसका लिटरल मीनिंग तो यही होगा, लिम्स ऑफ वेदाएं मतलब वेदाओं की शाखाएं। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? वेदंगाज में क्या गिवन है, वेदंगाज में क्या दिया गया है? इसमें 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स ऑफ हिंदुइज्म that developed in ancient times and have been connected with the study of Vedas। मतलब इसमें ये दिया गया है कि जो हमारे वेदास हैं, जो हमारे वेद हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए, इनको कैसे समझा जाए। ठीक है, तो इन वेदंगास से हमें यह पता चलता है जो वेदंगास है वो 6 हैं, उन 6 के आपको नाम याद होने चाहिए। जैसे शिक्षा, फोनेटिक्स मतलब उनकी जो लैंग्वेज है उसको समझने में ये हेल्प करता है। कल्प, रिचुअल्स, जो भी ट्रेडिशंस हैं वो, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्त, इटिमोलॉजी मतलब जो भी जगह के नाम वगैरह। इटिमोलॉजी क्या होता है? नेमिंग, जो भी जगह के नाम हैं उनका नामकरण कैसे हुआ, ये हमें निरुक्त से हेल्प मिलती है। फिर हम देखते हैं छंद, जो हमारे वेद हैं वो छंदों में लिखे गए हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है। फिर हम आखिरी देखते हैं ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो वेद हैं वो फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं, अब उनको पढ़ने के लिए हमें इसकी हेल्प लगती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो नंबर ऑफ वेदंगास थे, हमें पता है वेदंगास कितने नंबर है? 6। और ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है। तो देखिए अब हम वैदिक एज की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वैदिक एज की थ्योरी जैसे जैसे मैंने आपको कराई है, अर्ली वैदिक एज, फिर उसके बाद हम लेटर वैदिक एज यानी उत्तर वैदिक काल, इसको अगर हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे, जो भी मैंने आपको इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में मैंने आपको जैसे डिटेल में बताया है, अगर आप उसको एक एक पॉइंट को जैसे नोट्स में अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपके जो वैदिक एज के क्वेश्चंस है, वेदर किसी भी एग्जाम्स के हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे, इससे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करें। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक एज के कुछ थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम पोस्ट वैदिक एज स्टार्ट करेंगे। पोस्ट वैदिक एज में बहुत ही छोटी छोटी डायनेस्टीज आई थी, क्योंकि इस टाइम पे जो इंडिया था वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो चुका था, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें बहुत ही छोटे छोटे महाजनपदास और बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू।